नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो पद भाग है उसे पढ़ रहे थे और उसका आज ये अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है नागार्जुन। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो नागार्जुन है उनका जीवन परिचय क्या है और उनका साहित्यिक परिचय क्या है। यहाँ हमारे कोर्स के अंदर इनकी 2 कविताएं हैं, जिसमें एक कविता का नाम है आज और कल, ठीक है, और दूसरी जो कविता है जिसका नाम है उषा की लाली। तो इन दोनों ही कविताओं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो नागार्जुन है उनका परिचय क्या है, यानी कहां पर इनका जन्म हुआ है। तो इनका जो जन्म है वो बिहार राज्य के अंदर एक दरभंगा जिला है। बिहार राज्य के अंदर कौन सा जिला है? दरभंगा जिला है। और दरभंगा जिला के अंदर सतलखा नामक गांव है, जहां इनका जन्म सन 1911 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। अगर हम बात करें इनके पिताजी का नाम, तो इनका पिताजी का नाम था गोकुल मिश्र और इनकी माताजी का नाम जो था वो था उमा देवी। यानी गोकुल मिश्र इनके पिताजी का नाम और उमा देवी इनकी माता का नाम था। अब देखिए, बचपन से ही ये जो नागार्जुन है एक तरह से इनके अंदर घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी। जगह जगह की यात्राएं करना इनके स्वभाव की आदत थी और इन्होंने कई जगहों की इन्होंने यात्राएं करी एक तरह से, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। और यही कारण है कि श्रीलंका तक जो है वहाँ की यात्रा करके आए थे। तो इस तरह से आप इनके जो परिचय है वो याद कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में इन्होंने साहित्य लिखा। तो हिंदी भाषा के अंदर ये नागार्जुन के नाम से साहित्य लिखते थे, और जबकि जो मैथिली भाषा है उस मैथिली भाषा में ये यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया करते थे। तो इस तरह से आप इनका जो परिचय जब याद करेंगे तो ये छोटी सी जो 2-4 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर हम लोग इनकी जो लाइनें हैं एक पैराग्राफ में कैसे लिखना चाहिए ये मैं आपको सीधे तौर पर समझा सकता हूँ। तो दोबारा सुन लीजिए कि जो नागार्जुन है ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के कवि हैं। ये हिंदी के अंदर ये नागार्जुन के नाम से लिखते हैं और जो मैथिली भाषा है उसके अंदर ये यात्री उपनाम से लिखते हैं। इनका जन्म अगर हम बात करें तो सन 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी के अंदर कहाँ पर हुआ है? बिहार राज्य के अंदर। बिहार राज्य के अंदर दरभंगा जिला सतलखा नामक जो गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और अगर इनके पिताजी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो गया? गोकुल मिश्र। और इनकी माताजी का नाम क्या है? उमा देवी। अब देखिए, ये जो नागार्जुन है इनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। मूल नाम क्या है बच्चों? वैद्यनाथ मिश्र है इनका मूल नाम। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और लगभग मैं सभी वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, जैसे कवि का परिचय जो है 101% आता ही ये क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हमें पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। और अभी जो कोर्स रिड्यूस हुआ है 40%, उसके हिसाब से बहुत कम चैप्टर बचे हैं और बहुत आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपके पास एक ये गोल्डन अवसर है, अगर देखा जाए तो आप बहुत अच्छे अंक यहाँ हर सब्जेक्ट में आप प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स कम है, मार्किंग ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका लिखने का जो पैटर्न है, उसमें आपको सुधार ज़रूर करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से ये जो कवि या लेखक का परिचय याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग प्रैक्टिस में ले लीजिए। साथ ही जितने भी चैप्टर हैं उनका जो व्याख्या है, व्याख्या करने का पैटर्न भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को जो PDF फॉर्म है वहाँ वो मैंने आपको सेंड की है। उसके अंदर जो सूरदास जी का चैप्टर है उसकी व्याख्या करके मैंने आपको बताई है, और वो इस तरह से नोट्स बने हुए हैं कि अगर आप उनको पढ़ते हैं तो उनको देख करके और भी व्याख्याएं आप कर सकते हैं। तो आप उनको एक बार ज़रूर रीडिंग कर लें ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं नागार्जुन का जीवन परिचय, जो आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है बच्चों। तो देखिए, नागार्जुन के बारे में हम बात कर रहे हैं। नागार्जुन का जीवन परिचय,
अब ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब तक कि एग्ज़ाम के अंदर जब जीवन परिचय पूछा जाता है तो क्या बातें लिखते हैं, और जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो क्या लिखा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कंबाइन के अंदर भी पूछ लिया जाए तो थोड़ी थोड़ी दोनों तरह से जो बातें हमको नोट करनी है वो पैटर्न हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि कब हमें किस तरीके से ज़्यादा विस्तार देना है और कब उसको संक्षिप्त में लिखना है। ये एक कला होती है लिखने की, वो आपको आनी चाहिए। तो देखिए, नागार्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी और मैथिली के साहित्यकार नागार्जुन का जन्म। हिंदी एवं मैथिली हिंदी एवं मैथिली के श्रेष्ठ साहित्यकार नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं, ये आउट तो नहीं हो रहा कि आपको पूरा बोर्ड पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यहाँ नागार्जुन का जो जीवन परिचय हम लोग लिख रहे हैं कि हिंदी और मैथिली के श्रेष्ठ साहित्यकार नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव के अंदर सन 1911 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। और अगर हम बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा माता का नाम उमा देवी था। इनका मूल नाम, अगर हम ये कहें कि भाई इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका जो मूल नाम है वह वैद्यनाथ मिश्र। इनका जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और बचपन में इन्हें ठक्कर मिश्र के नाम से भी जानते थे। और ये अध्ययन के लिए, यानी कि इनकी आरंभिक जो शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी, किंतु बाद में ये अध्ययन के लिए बनारस एवं कोलकाता चले गए। ठीक है, ये आगे का अध्ययन करने के लिए बनारस और कोलकाता चले गए और सन 1936 में लंका गए और वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त कर ली। सन 1936 ईस्वी में ये लंका गए थे तथा वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा
प्राप्त कर ली। अर्थात ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, वहाँ पर बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हो गए। उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। अगर हम बात करें श्रीलंका में और घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार भारत की क्या करी, इन्होंने यात्राएं भी करी हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य लिखा। ये घुमक्कड़ी स्वभाव होने के कारण, यानी कि घूमने का स्वभाव होने के कारण, इनका घुमक्कड़ी स्वभाव होने के कारण इन्होंने भारत के अनेक स्थानों की यात्राएं की थी। इनका स्वर्गवास यानी इनका जो निधन है वो सन 1998 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका निधन सन 1998 ईस्वी में हो गया। ठीक है, तो ये संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, अगर आप इतना लिख देंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। तो इसमें ज़्यादा कठिन भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, इसको आराम से आप याद भी कर सकते हैं। हिंदी और मैथिली दोनों ही भाषाओं के एक श्रेष्ठ साहित्यकार नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। पिताजी का नाम याद हो जाएगा, गोकुल मिश्र है। माता का नाम उमा देवी है। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, लेकिन बाद में ये आगे का अध्ययन करने के लिए बनारस और कोलकाता में चले गए और 1936 ईस्वी में ये वहीं से लंका चले गए थे और वहाँ पर बौद्ध धर्म के अंदर ये दीक्षित हो गए। बौद्ध धर्म के अंदर इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली और इन्होंने हिंदी के अंदर नागार्जुन नाम से और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से साहित्य लिखा। इनका एक घुमक्कड़ी स्वभाव होने के कारण इन्होंने भारत की अनेक स्थानों की यात्राएं की और इनका निधन सन 1998 ईस्वी में हो गया। तो इसे याद करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, यानी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इनका जो साहित्यिक जीवन एक तरह से याद कर सकते हैं। इनके द्वारा जो रचित प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी कृतियों के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं रखी हैं ये आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि युगधारा, कौन सी है, युगधारा। फिर हम लोग याद कर लेंगे सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस,
आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ ओम मंत्र भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने। ठीक है, तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है। बहुत आसान है इसे याद करना, हम लोग 2-4 बार इनको पढ़ेंगे। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ये जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें आप लोग याद करेंगे। जैसा मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ ऐसा आप अपने रजिस्टर में, जिसे हम सी वर्क कहते हैं, क्लास वर्क कहते हैं, इस टाइप में आप लोग सभी चीज़ों को शॉर्ट समरी में आप लोग नोट करते हुए चलिए। बाकी जो मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए खुद हैंड रिटन तैयार कर रहा हूं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं, आप फिलहाल इतना ज़रूर कीजिए कि ये जो शॉर्ट समरी मैं वीडियो में समझाता हूं आप उसे अपने रजिस्टर में नोट ज़रूर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी इन चीज़ों को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो 2 कविताएँ हैं इनका मतलब क्या है और आखिर इनमें किन विषय को लेकर के चर्चा की गई है, कैसे आप इनको याद करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ इनकी 2 कविताएं हैं, कल और आज। कल और आज, यहाँ एक में इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का, यानी कि ग्रीष्म के बाद, गर्मी के बाद में जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वर्षा ऋतु का जो सुहावना मौसम है वो कितना सुंदर और आकर्षक लगता है, उसी चीज़ का यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। तो दोनों कविताओं के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ और व्याख्या करने का पैटर्न जो है आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए देखिए, तो देखिए पाठ्यक्रम में इस नागार्जुन की 2 कविताएं ली गई हैं, कल और आज। ठीक है, पहली जो कविता है उसमें ग्रीष्म काल के तपन भरे परिवेश के बाद, यानी गर्मी के परिवेश के बाद में, और वर्षा ऋतु का सहज और मन भावन आगमन वर्णन किया गया है। और ग्रीष्म ऋतु में कृषकों के जो चेहरे, किसानों के जो चेहरे हैं वो उदास हो जाते हैं, तो वर्षा ऋतु के आगमन से उनमें सरसता आ गई है तथा प्रकृति के अंदर एक नयापन उभरने लगा है। और जो दूसरी कविता है जिसमें उगते हुए सूर्य की सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यानी उससे नागार्जुन का जो प्रकृति प्रेम है वो झलकता है। तो मैं आप लोगों को दोनों कविताएं सुन लीजिए एक बार, आप अपनी बुक निकाल सकते हैं। और नागार्जुन ये जो चैप्टर है इसको मैं थोड़ा रीड कर रहा हूँ, साथ में आपको समझाता हुआ भी चलते हैं ताकि आपको ये कविता अच्छे से समझ बैठ जाए। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ है। इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता चले गए। 1936 में लंका गए और वहीं पर ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर नागार्जुन और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व
नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। यानी कि नागार्जुन ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी का दिल्ली का जो शिखर सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। प्रमुख रचनाएं अभी लिखी थी हम लोगों ने, तो अब डायरेक्ट आप पाठ परिचय सुनिए। नागार्जुन की कविता कल और आज यानी कि आज से पहले, जब वर्षा ऋतु नहीं थी तो आज से पहले प्रकृति में किस तरह से शुष्क और ग्रीष्म तपन भरा माहौल था। किसान की जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो बिल्कुल सूख गई थी और एक उम्मीद में हमेशा किसान आसमान में देखता है कि कब बारिश होगी। तो ग्रीष्म काल का जो वर्णन किया है उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया है। और ग्रीष्म के बाद में जब वर्षा ऋतु आती है तो उसका अपना ही एक महत्व होता है, तो सुनिएगा ज़रूर। नागार्जुन की कविता है कल और आज। ग्रीष्म की घोर तपीस भरी दुरूहता मतलब कठिनता, कठोरता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, यानी कि मिट्टी के अंदर पक्षी स्नान करते रहते हैं। या आप एक तरह से आप अंडरलाइन भी जरूर कर लीजिए। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं बच्चों, ये ध्यान रख लेना कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो किसान हैं वो बिल्कुल हताश और उदास उनका चेहरा होता है। पक्षियों का जो समूह है वो मिट्टी के अंदर स्नान करते हुए नजर आते हैं, मिट्टी के अंदर ही वो स्नान कर रहे हों। सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन, यानी कि खेत सूख जाते हैं, पानी है नहीं, बारिश हुई नहीं, खेतों के अंदर पपड़ियां जम जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो खेतों के अंदर सूखापन, एक वीराना उजड़ापन छा जाता है। और बदरंग आसमान। अब बदरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आसमान में बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं होता है। और ग्रीष्म में, गर्मियों के अंदर धूल भरी आंधी चलती रहती है, तो आसमान में किसी तरह का कोई रंग नहीं दिखाई देता है। एक तरह से बिल्कुल भीषण गर्मी के कारण से एक घोर तपिश का ही हम लोग महसूस करते हैं। तो आसमान जहां एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। यानी कि यहाँ इस कविता के अंदर आसमान जहाँ एक और समाज के सोपान मतलब सीढ़ी पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, अकेला बस आसमान दिखाई दे रहा है, उस आसमान में और कुछ भी नहीं है। मानो इस सृष्टि में सभी चीज़ों का अंत हो गया हो और एक अंतिम आदमी के रूप में वह आसमान बचा हुआ हो, ऐसा वो प्रतीत होता है। और वहीं दूसरी ओर इस कविता के अंदर प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु का आगमन एक परिवर्तन का संकेत है कि भीषण गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है और प्रकृति के अंदर किस तरह बदलाव होता है। कल तक जिस किसान के चेहरे पर उदासी और हताशा के भाव उसके चेहरे पर छाए रहते थे, आज वर्षा को ऋतु को देख करके उसके चेहरे पर एक मुस्कान, एक प्रसन्नता के भाव छा जाते हैं। कल तक जो पक्षी मिट्टी धूल में स्नान करते थे, आज वो इस प्रकृति की सौरम्य सुंदरता पर मोहित हो रहे हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु का आगमन प्रकृति का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई सी प्रतीत होती है। मानो वर्षा के आने से ये प्रकृति रूपी सुकन्या
जब उपमेय को उपमान पर बिना किसी भेद के आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ प्रकृति को एक ऐसी लड़की या एक ऐसी कन्या के रूप में चित्रित कर दिया जिसने वर्षा के आगमन पर, बारिश होने पर मानो नाचना प्रारंभ कर दिया, नृत्य करना आरंभ कर दिया है, प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान तत्व भी उसका साथ देते हुए प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। यानी ऋतु चक्र, ऋतु का जो चक्र परिवर्तित होता है, वर्षा ऋतु, ठीक है ना, फिर शीत ऋतु, इस तरह से परिवर्तित होती है ना। जैसे अपन ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु आती है, ठीक है। तो ये ऋतुओं का जो परिवर्तन हो रहा है, ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है, बहुत सुंदर है। दूसरी कविता है उषा की लाली। दूसरी कविता का नाम क्या है बच्चों? उषा की लाली। इस कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो सहज रूप में मुखरित हुआ है। नागार्जुन प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं ये उनकी ये जो उषा की लाली कविता है उसमें सहज भाव से प्रकट होता है। शिशु रूप में, एक शिशु के रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है। जैसे किसी छोटे से शिशु को हम देखते हैं तो उसे देखकर मन कितना प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो एक छोटे से शिशु की तरह वो सूर्य उदय होता है और उसे देखकर कवि का हृदय कितना प्रसन्नचित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। तथा उदय होते हुए सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है से कवि दूर नहीं होना चाहता। तो इस तरह से यहाँ ये दो कविताएं हैं और दोनों का अनुवाद हम लोग करते हैं। तो इसके अंदर देखिए पहली कविता जो है कल और आज, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं और इसका अनुवाद जो है इसको जानने की कोशिश करते हैं। और दोनों का जो अभी परिचय मैंने आप लोगों को बताया है तो ये परिचय आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इसी को ध्यान से अगर सुने तो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि जो यहाँ नागार्जुन ने दो कविताएं हैं और दोनों के अंदर किस चीज़ का वर्णन किया है, मैं यहाँ थोड़ा सा नोट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। कल और आज, एक तो ये कविता है, इसके अंदर किस बारे में बात का है ये? ग्रीष्म की घोर तपिश के बाद, ग्रीष्म अर्थात गर्मी की घोर तपिश यानी तपन के बाद वर्षा ऋतु का सहज और मन भावन, मन को भाने वाला मन भावन वर्णन किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि कल और आज कविता में ग्रीष्म अर्थात गर्मी की घोर तपिश के बाद वर्षा ऋतु का सहज और मन भावन वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन और बदरंग आसमान जहां एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यहाँ पर किस किस के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसान की। किसान का जो मुख है वो कैसा है? उदास है और बिल्कुल हताश हो गया है। हताश का मतलब होता है निराश हो गया है। क्यों? किसान के लिए तो जो वर्षा है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। बिना बारिश के
किसान अपने खेतों में फसल नहीं उगा सकता, अन्न पैदा नहीं कर सकता। इसलिए किसान के चेहरे पर एक उदासी का भाव छाना स्वाभाविक है। ग्रीष्म यानी कि भयंकर गर्मी पड़ रही होती है और उस गर्मी की वजह से उनके खेतों की जो नमी है वो कहीं ना कहीं सोख जाती है। तो इसलिए उसका मुख हमेशा एक उदासी और हताशा के भाव से जो है इस बात की उम्मीद में लगा रहता है कि कब बारिश होगी। हर दिन वो सोचता है कि आज बारिश हो जाए तो वह खेतों के अंदर बीज डाल दे ताकि वह अपना अनाज या अपनी फसल को उगा सके। दूसरा इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे पक्षी वृंद, यानी पक्षियों का समूह, पक्षी वृंद, ठीक है, पक्षियों का समूह, इसको बहुवचन में नोट कर लेते हैं, पक्षियों का समूह। अब ये जो पक्षियों के समूह होते हैं उस गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, वो धूल में, मिट्टी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो ऐसे एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल सेट हो जाएंगी माइंड में। और खेत के बारे में बात करते हैं तो जो खेत हैं वो बिल्कुल वीरान हो जाते हैं और उजड़ेपन यानी कि उजड़ापन उनमें लगता है कि मानो बिल्कुल उजड़ गए हों, क्योंकि बिना बारिश के, बिना पानी के कभी भी खेती नहीं की जा सकती। क्योंकि बहुत से जगह आज भी ऐसी है जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है और वहाँ के जो किसान हैं वो केवल वर्षा के ऊपर ही निर्भर होते हैं। अगर बारिश होगी तो अपने खेतों के अंदर फसल उगा सकते हैं, अन्न पैदा कर सकते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो उनके खेत इसी तरह वंध्या, अनउपजाऊ, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं बिल्कुल वीरान और उजड़े हुए ही दिखाई देंगे। तो खेतों के अंदर वीराना छाया हुआ है और उजाड़पन, ये दो शब्द दिमाग में ज़रूर रख लेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और एक आसमान की बात होगी इसके अंदर। आसमान बिल्कुल कैसा है, बदरंग है। बदरंग का मतलब हो गया बेरंग का, यानी आसमान में किसी भी तरह का रंग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य की तेज जो किरणें हैं आसमान से प्रसारित होती हैं और इतनी भीषण तपन और गर्मी पड़ती है कि आसमान में कुछ दिखाई नहीं देता है। बादलों का नाम निशान नहीं है और धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बदरंग यानी किसी भी रंग का ना होना, बदरंग, ठीक है। तो बदरंग आसमान, ये चार बातें जो हैं कल के बारे में बात हो रही है, यानी कि आज वर्षा ऋतु आ गई है, लेकिन आज से पहले जब कल तक गर्मी पड़ रही थी तो तब तक ये क्या क्या कंडीशन थी, ये स्थिति आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो गर्मी की बात हो गई। ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है ये किसका चलेगा, ये गर्मी की विशेषताएं बता रही हैं। किसकी बता रहे हैं, गर्मी की। और जब वर्षा होगी, वर्षा होने से क्या होगी, वर्षा ऋतु के आगमन से परिवर्तन का संकेत है। यानी जब वर्षा होती है तो वर्षा होने पर प्रकृति में हरियाली छा जाती है, हरियाली छा जाती है। देखिए बच्चों, केवल कोर्स को पूरा करने के लिए कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। कोर्स सहज भाव से हो जाता है, किंतु आपने पढ़ कर के कितना सीखा और आप जो व्यवहारिक जीवन जी रहे हो, आज का जो जीवन आप जी रहे हो, उसके अंदर वो बातें आपने कहाँ तक देखी हैं, सुनी हैं, ये एहसास जिस दिन आप लोगों को हो जाएगा उसी दिन समझिएगा कि आपने सही मायने में अध्ययन किया है। वरना आपने देखा है कि आज का जो दौर चल रहा है, बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग भी, उनकी सोच बड़ी संकीर्ण मिलती है। उनकी सोच के अंदर भी किसी तरह का विस्तार नहीं हो पाया है। आज भी वो पुरानी रूढ़िवादितों से, पुरानी परंपराओं से, कुरीतियों से जुड़े हुए हैं। आप बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और आप ऐसे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनकी सोच को आप देख सकते हैं किस तरह की एक संकीर्ण सोच उनके अंदर दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने सही मायने में अध्ययन नहीं करा। उन्होंने केवल किताबों को रटा है और रट रट करके उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन एक व्यवहारिक ज़िंदगी उन्हें जो जीनी चाहिए थी
वो उन्होंने कभी जी ही नहीं। इसीलिए ये जो साहित्य है ये आपको जीना सिखाता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप हमेशा उस समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार रहिए। किसको पता था इस तरह ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समय की डिमांड है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस समय के अनुसार बदल दिया, परिवर्तन कर लिया, वही सही मायने में सफल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं देखते हैं, मत देखने दो, लेकिन अंततः ऐसी स्थिति आने वाली उनके सामने कि उनको झक मार के ये वीडियो देखने ही पड़ेंगे। कब तक नहीं देखेंगे? अगर पास होना है तो देखना ही पड़ेगा। तो वक्त पे चेत जाए, जाग जाए व्यक्ति, वही सफल होता है। तो देखिए यहाँ ये जो आज और कल की बात हो रही है वो इसी तरह की हो रही है। किसान जब गर्मी पड़ती है तो उदास हैं, लेकिन वो जीवन में इतना निराश नहीं होता, उसे उम्मीद होती है कि बारिश होगी, एक ना एक दिन वर्षा होगी और वापस मेरे खेतों के अंदर वही फसल लहलाएगी, प्रकृति में फिर से वो हरियाली आएगी। तो इस तरह से यहाँ वर्षा होने पर प्रकृति में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसी के बारे में यहाँ आप लोगों को कुछ शिक्षा भी मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या सीखते हैं आप लोग इन चीज़ों से। वर्षा होने पर प्रकृति में हरियाली छा जाती है और यहाँ पर जो प्रकृति है और वर्षा के आगमन से यानी वर्षा होने से प्रकृति रूपी कन्या, यानी प्रकृति को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है, प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई जान लगती है, यानी नाचती हुई। यानी कौन नाच रही है? प्रकृति। जैसे ही बारिश हो रही है तो मानो प्रकृति नाच रही है। प्रकृति क्यों? क्योंकि कैसे हरियाली छा गई है पूरे वातावरण में, प्रकृति में, तो नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो ये तो कल और आज कविता की है। और ये जो उषा की लाली है, उषा की लाली के अंदर सूर्योदय का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? सूर्योदय का वर्णन किया गया है। अब देखिए दो तरह के पॉइंट होते हैं बच्चों, सनसेट और सनराइज। अगर जीवन में आप लोगों को सूर्य को उदय होता हुआ देखना है तो 3 स्थान ऐसे हैं जहां आप देख सकते हैं। या तो समुद्र के किनारे आप देख सकते हैं, या पहाड़ी इलाकों में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मरुस्थल रेगिस्तान जो होता है वहाँ पर देख सकते हैं। सनसेट और सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त। बहुत सारे कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन किया है। इससे आगे हम लोग एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न वाला जो चैप्टर है भारतेंदु जी का, वो भी पढ़ेंगे। वहाँ पर भी जब हम आगे चलेंगे तो एक सूर्यास्त का उन्होंने वर्णन किया है, वो भी हमको पढ़ने को मिलने वाला है। तो ये सूर्योदय एक बार समझ लीजिएगा, जब सूर्य उदय होता है, उदय होने से पहले आसमान बिल्कुल गहरा नीला भूरे रंग का होता है, फिर धीरे धीरे लाल किरणें प्रसारित होती हैं, फिर पीली किरणें प्रसारित होती है, फिर श्वेत किरणें प्रसारित होती हैं। तो ये क्रम होता है उनका किरणों का, और उसका आसमान पर किस तरह से एक सुंदर चित्र दिखाई देता है, एक सुंदर चित्र उभर कर आता है, वही यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो कविता है इनका हिंदी अनुवाद और व्याख्या करने का सही पैटर्न क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 101% व्याख्या आएगी, आके रहेगी, समझ में आई नहीं है तो इसलिए आप व्याख्या की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। 6 नंबर की व्याख्या आएगी, 6 नंबर की 2 व्याख्याएं आती है, इसलिए व्याख्याओं की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।